એન્જલ્સ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે. આપણે ઓગસ્ટ મેગા ટેસ્ટનું જેઈ 11th રેકોર્ડિંગ શીખશું. ચૂઝ ધ પેર विच हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ई बाई एम. आपके पास ऑप्शन में प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है और न्यूट्रॉन. आपको ई बाई एम का रेशियो पूछे तो प्रोटॉन के मास क्या आएगा 1. ड्यूटेरियम का मान लेते हैं कि उसका मास होता है 2 और न्यूट्रॉन का 0 होता है. ठीक है. ड्यूटेरियम का कितना आएगा 1/2 क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. और अभी आपके पास तो एक अल्फा पार्टिकल भी है. तो अल्फा पार्टिकल का क्या होता है 4He और 2. ठीक है. तो उसका मास कितना हो गया 4. इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2/4 मतलब आंसर कितना आएगा 1/2. तो आपका एक ऑप्शन जिसका आंसर है ऑप्शन बी. ओके. 27. Number of photon of light having a wavelength 4000 angstrom are necessary to provide 1 joule of energy. मतलब कि आपको फोटोन की एनर्जी गिवन है. ठीक है. फोटोन की एनर्जी गिवन है तो फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन एन एच सी अपॉन लेमडा. तो ई की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास नंबर ऑफ फोटोन आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो नंबर ऑफ फोटोन एच की मतलब प्लैंक कांस्टेंट है आपका तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 6.625 इंटू 10⁻31. सी मतलब क्या होता है लाइट. लाइट की वेलोसिटी कितनी आएगी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है एमस्ट्रॉन्ग में है तो 4000 और एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻10. ओके. तो अभी आप सभी इसको सॉल्व करो 4000 10⁻10 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.625 10⁻31 नंबर ऑफ फोटोन आपको फाइंड करना है. मैं भी एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ. ठीक है. तो आपने 4000 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12000 और डिवाइडेड बाय 6.625 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1811.32. ठीक है. इन दोनों का आपने मल्टी डिवाइड किया तो कितना आया आंसर 1811.32. ठीक है. और -10 + 8 मतलब -2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21. ठीक है. और इधर थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक ये आप अप्रोक्सली आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻18. तो आपका आंसर इधर मिस्टेक है आपके पास 2 इंटू 10⁻18 आएगा इधर. आपका एकमात्र ऑप्शन आंसर आएगा ए. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा आपका फॉर्मूला गिवन है. ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 जूल तो उसको वहाँ पुट कर दो. एन एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू आपको गिवन होती है याद रखनी पड़ती है तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू वेवलेंथ आपको दी रखी है तो कितनी आएगी 4000 इंटू 10⁻10. तो 4000 10⁻10 को आप सामने की साइड ले जाओ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 3 करो. ठीक है. तो सभी सॉरी ये मेरे से गलती हो गई फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. देखो इधर आपकी वेवलेंथ गिवन थी 4000 इंटू 10⁻10. तो ये सामने की साइड 4000 10⁻10 और डिवाइड में आपका 6.625 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10 ये मेरी गलती थी सॉरी. ठीक है. तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आएंगे आपने फाइंड करो 4000 डिवाइडेड बाय 6.625 डिवाइडेड बाय 3 करो. ओवरऑल आपका अभी आंसर आ रहा है ये सभी से मैंने कैलकुलेशन कर दी और कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है 201.25 और 10⁻2 की
जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, -10 आपको दे है, +31 और -8। तो इतना करो, कितना आंसर आ रहा है, 31 -10 -8, तो आंसर आएगा 13। ठीक है, आपका 2.01 निकाल लो तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। माइनस सॉरी 31 -8 -8, ठीक है, ये आप इधर -8 आएगा क्योंकि आपको ये मीटर में गिवन होता है। ठीक है, जगह करता हूँ थोड़ी। 1 एम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। आप उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1 × 10⁻⁻सेंटीमीटर, ये आपको इधर पुट करनी थी। ठीक है, तो इधर 8 आएगा, आपका 31 -10 -8 करोगे तो 10⁻15। अभी भी 3 पॉइंट इधर ला दो तो कितने हो जाएंगे, 10⁻18। ओवरऑल आंसर हुआ 2 × 10⁻18। जो आपका ऑप्शन ए में गलत दे रखा है, 0 की पावर 18 दे रखा है, वहाँ आपको 2 × 10⁻18 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट, ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी। चलो, फॉर विच स्पीसीज बोहर्स थियरी डज नॉट अप्लाई। तो सर ने आपको बताया था कि बोहर की जो थियरम होती है वो ओनली फॉर उसकी ऑक्टेट ऑर्बिट में एकमात्र एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी होती है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन 1, इसकी ऑक्टेट ऑर्बिट में, बाहर की ऑर्बिट में। ठीक है, फिर आपके पास आता है He+। He+ में कितने आएंगे, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो 2 थे, उसमें से एक चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, उधर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। लिथियम+2 की बात करते हैं तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए, तो अभी कितने बचे उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप बोहर थियरी में यूज़ कर सकते हैं इस एलिमेंट को। अभी बचा आपके पास बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसके ऑक्टेट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो थियरी नहीं होगी। तो फिर कितना आंसर आएगा, बॉम्बे। ठीक है, सेकंड है आपके पास। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है आपने, दिया हुआ है आपको, रेडियस के टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हाइड्रोजन एटम की रेडियस गिवन है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आपको गिवन है। हमको किसके लिए पूछा है, लिथियम+2 के लिए पूछा है। हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज़ कर सकता हो क्या, हाइड्रोजन की रेडियस डिवाइडेड बाय लिथियम की रेडियस। तो एक रेडियस की फॉर्मूला क्या आएगी, 0.53 इंटू, ठीक है, n² बाय z। ओके, तो फॉर्मूला रखते हैं n²/z। तो हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो n1², और सॉरी इधर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सेम स्टेट में ही बोला है तो हम ऑर्बिट की बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली ही बात कर देते हैं। इधर आपका Z1 होगा, ठीक है, और इधर आपका Z2 गिवन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की रेडियस आपको गिवन है तो उधर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.53। आपको लिथियम के लिए निकालनी है, लिथियम+2 के लिए, और लिथियम का एटॉमिक नंबर आएगा Z2, तो वो उधर रखेंगे 3 डिवाइडेड बाय Z1 आपका होगा 1। तो मुझे लिथियम के लिए निकालना है, तो लिथियम+2 इज इक्वल टू 0.53 डिवाइडेड बाई 3 करो, तो 73 जा 51 होता है, तो उसके नियरेस्ट आंसर आ रहा है, तो इसलिए मैं अभी आंसर टिक कर रहा हूँ ऑप्शन ए, बात क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट 30 पे चले जाते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं। चलो नेक्स्ट,
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कैन एब्जॉर्ब इज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, ई एन इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर बाई जेड, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था हमारा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, कोई बात नहीं, मिनिमम अमाउंट हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है तो पहले हम 13.6 के लिए निकालते हैं। तो -13.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, तो -13.6 ही आ रहा है। उसमें से अभी आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए सोचते हैं, ठीक है, मिनिमम अमाउंट हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट के लिए तो 1 ही होगा। तो आपके पास ओवरऑल 13.6 था। 13.6 में से आप डिवाइडेड बाय 4 करो, मैं 4 क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं 4 क्यों कर रहा हूँ कि उसकी सेकंड ऑर्बिट के लिए हम बात करते थे, ये तो आपने उसकी ग्राउंड स्टेट के बारे में बात की। तो अभी मैं E2 के लिए बात करता हूँ, तो एब्जॉर्ब, क्योंकि हमें हमें क्या करना है, मिनिमम अमाउंट एनर्जी करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा देखते हैं, 13.6 इंटू 1 ही होगा, वहाँ 2 स्क्वायर, और 13.6 इंटू 1.4, तो आंसर आ रहा है 13.6 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 3.4। इन दोनों को 13.6 में से आप 3.4 निकाल लो तो आंसर क्या आएगा, 13.6 माइनस 3 निकाल लो तो आंसर आ रहा है आपका 13.6 माइनस 3.4, तो आंसर आ रहा है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, इसलिए मैं आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा हूँ। सपोज़ कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना पूछा हो और आपको जूल में पूछा हो, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही सम आपको दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ऐसे कन्वर्जन आपको आ सकता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट 31 है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 विल प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 31 में आपको क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछा है, मतलब कि n इज इक्वल टू 2 में से n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला था हमारे पास, आपने पढ़ा हो तो, कि देखो 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Rydberg कांस्टेंट एंड जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, डायरेक्टली एक फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। अभी मान लो कि ये तो 1/λ आपको इन्वर्स में दिया रखा है, तो लेमडा इज इक्वल टू कर देता हूँ, तो आर एच की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अभी इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/z²। अभी इससे बात करते हैं, तो ऑप्शन ए है आपके पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, एन इज इक्वल सॉरी जेड इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 2। सी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, या फिर H प्लस हो उसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। तो लिथियम प्लस 2, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर आएगा अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो सेकेंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। आप ऐसे कोई भी सम हो तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलो 32 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाईएस्ट वेवलेंथ
results when an electron in the hydrogen atom falls from n is equal to 6 to, चलो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ होता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी से कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के साथ। और फ्रीक्वेंसी हमको पूछा किसके लिए, हाईएस्ट वेवलेंथ, मतलब कि जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब कि जितनी गैप कम होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतनी वेवलेंथ कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करो, फिर n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2 के बारे में बात करो, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3 के बारे में बात करो, और ये तो देखो n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी कैसी होगी आपकी, कम होगी। इन सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में होगी, इसमें होगी। तो हमें तो किसके बारे में पूछा है, हाईएस्ट वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो हो गया ना बात कि फ्रीक्वेंसी जिसमें कम उसमें वेवलेंथ हाईएस्ट। तो आपका एकमात्र ऑप्शन आएगा n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5, मतलब आंसर आएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एमिशन लाइन बामर सीरीज, चलो बामर सीरीज पूछा है तो मतलब डायरेक्टली एन आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ द वेव नंबर इक्वल टू सेंटीमीटर इन, वेव नंबर पूछा है तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। और इधर फॉर्मूला RH2, इसके बारे में पूछा है तो 1/ni² इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। RH की वैल्यू तो कम नहीं रखते हम, ni² के बारे में पूछा है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, nf² करोगे, फाइनल स्टेट कितना आता है आपका 3 है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो RH 9 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लो, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36, 5RH डिवाइडेड बाई 36, ये आपका वेव नंबर आ गया, ठीक है। सपोज कि आपके लेमडा लेमडा में वेवलेंथ पूछा होता तो क्या होता, 36 डिवाइडेड बाई 5RH, ऐसा कुछ होता, ठीक है। ये लेमडा के लिए है, और अभी आपको पूछा है वेव नंबर के लिए, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा 5RH/36। ओके, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट में ही पूछा है, तो याद रखो कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आपको सोचना है। चलो 34 से आपका मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट हो तो मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला कैसे होता है, एन इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो का नंबर, एंड ऑल्सो एक फॉर्मूला होता है आपका, तो आपको वॉल्यूम गिवन होता है और 20.4 लीटर से आपको डिवाइड करना पड़ता है HTP, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है आपके, ये आपको पूछा क्या है इसके बारे में हम बात करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है 60 ग्राम मीथेन, तो 16 ग्राम मीथेन है आपके पास, तो 16 ग्राम मीथेन आपको गिवन है, ठीक है। तो 16 ग्राम मीथेन आपको गिवन होता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यूज़ कर लो। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करोगे तो ये 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, CH4 का, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 4, तो ओवरऑल कितना हो गया 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 से कट कर लोगे तो मोल्स 1 आ गया। चलो मोल्स मिल गए, तो मोल्स से आपको क्या जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर।
तो इधर आपका मोल 1 है, उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, एवोगेड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। क्लियर, पता चला। आपको ऑप्शन में कोई बार नंबर भी नहीं लिखे होते और एवोगेड्रो नंबर से डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है कि ऐसे कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली आपको कोई ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन पूछी नहीं जा सकती है। बट आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कोई वैल्यू है आपको पावर में दे रखी हो तो उसको पावर में सेट करनी पड़ती है। तो आप सब याद रख के अच्छे से कैलकुलेशन करके फिर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको एन टी बी है 5.6 लीटर गिवन है। अभी मैंने आपको एक बताया था कि आपके पास 5.6 लीटर है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 20.4। तो वॉल्यूम कितना है आपके पास, 5.6 डिवाइडेड बाय 20.4। क्लियर। 5.6 से आपने डिवाइड किया 22.4 से, तो उसके मोल आ गए 0.25, ठीक है। ये आपको 0.25 मिल गया। अभी आपको वेट गिवन है, तो आपके पास एक और फॉर्मूला था कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल तो आपने फाइंड कर लिए वॉल्यूम के फॉर्मूला से, तो 0.25, वॉल्यूम कितना दे रखा है 16 एंड डिवाइडेड बाय एम, मॉलिक्यूलर वेट है, आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है। तो 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 0.25 से आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट वो एम सामने की साइड गया तो उसकी जगह पे 0.25 आ गया, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, पॉइंट दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा मॉलिक्यूलर वेट का 240, ठीक है। 240 से मल्टीप्लिकेशन सपोज कि आपको करना है तो ऐसे कुछ कर सकते हो कि 0.25 है तो आपको मान लो कि ऐसे कुछ करो, 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 फोर ज़ा 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 240 आ गया ना। अभी अभी क्या करना है आपको, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 240 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 120। है आपके पास 120 आंसर, यस, ये रहा बॉम्बे। क्लियर। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जगह करते हैं पहले। चलो इतनी जगह, ओके। 36, 36 में आपको क्या बोला है, हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, 4.4 ग्राम, सभी ग्राम में दिख रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना आएगा 4.4, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का 16। तो दूसरे दो ऑक्सीजन आपके पास है तो 16 इंटू 2, तो कर देते हैं 32, 32 प्लस 12 मतलब 44, डिवाइड कर लो तो 0.1, ठीक है। ऑप्शन बी 3.4। अभी बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 3.4 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3.4 डिवाइडेड बाई 17, तो आंसर आएगा आपका 0.2 मोल। 16 नंबर ऑफ मोल, 1.6 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर फिर से 0.1। ऑप्शन डी n इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 64। आप फाइंड कर सकते हो, सल्फर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का दो आपके पास ऑक्सीजन है तो उन दोनों का 32 होगा, 32 प्लस 32 तो हो जाएगा 64। तो 32 30.2 डिवाइडेड बाई 64 करोगे, आंसर आ जाएगा 0.05। आपको मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ, सबसे कम किस में आएगा देख लो, इसके मोल कम है, तो ऑप्शन डी में आपके सबसे कम मोल आ रहा है तो वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर। चलो 37 के बारे में बात करते हैं। ऐसे सम इजी होते हैं, आप
आपको नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज़ करने होते हैं, बट फिर भी आप क्या करते हो, उसको स्किप करके आते हो। और मोल को कोई ऐसा बंदा ही होगा जो स्किप करेगा। ठीक है, 37 है आपके पास। तो 37 में आप देखते हैं क्या दे रखा है आपके पास, एक ए है और ये आपके पास बी है। ए में उसका आपको एटॉमिक वेट गिवन है। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्या गिवन है आपको, एक्स ग्राम ऑफ ए है, मतलब वेट बाय एटॉमिक वेट करते हैं और एक के मोल निकालते हैं। एक के मोल कितने आएंगे, एक्स अपॉन 40। और एनबी के मोल फाइंड करेंगे तो एनबी में क्या बोला है कि उसके वाई एटम्स है, एक्स ग्राम बटे आप 40 करोगे तो उसमें वाई एटम्स है, कोई बात नहीं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी, चलो उसका भी वेट गिवन है, मतलब 2x है डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, इसके एटम्स कितने हैं, तो उन्होंने बोला है कि वाई है, तो उसको भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो उसके मोल कितने आए, एक्स बटे 40, मतलब किसके जैसे आए, तो कि भाई नंबर ऑफ मोल, ए नंबर ऑफ मोल दोनों के सेम आ रहे हैं, तो एटम्स की भी कैसे हो जाएंगे, दोनों के सेम ही हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। यही आपको पूछा है, लो इजी है सम। बोलते हैं कि मोल हार्ड हो, कहाँ हार्ड है, करो तो सब इजी है। स्किप करना का आपको करना है तो वो भी इजी है, क्योंकि स्किप नहीं करना है आपको, ट्राई करना है, तभी आप ट्राई करोगे तो ही आंसर आएगा ना। क्या बोला है, एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, हमने अभी सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। आप वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम दे रखा हो तो वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, या फिर मॉलिक्यूल दे रखा हो तो एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करके भी आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, असरेशन आपका राइट हो जाएगा। चलो ये वाला राइट। रीज़न क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला, नहीं, दोनों के सभी रेशियो सेम आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि ज़ीरो नहीं आ सकता, बट सेम तो आ सकता, तो डिफरेंट फार्मूला नहीं होते हैं उससे, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो आपका रीज़न गलत हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन हो कि एक्सेलेरेशन राइट और रीज़न इज नॉट करेक्ट, तो ऐसा आपका आंसर होगा। देखते हैं, फर्स्ट में एक्सप्रेशन नहीं, दोनों पहले से ही खत्म हो जाते कि दोनों करेक्ट है ही नहीं, एक ही करेक्ट है इनमें से। हाँ तो ये रहा ना, बी आपका आंसर है। चलो 39 में एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिड्यूस करके स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन से इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर कंप्लीट रिडक्शन 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्साइड हैव येल्ड 1.25 ग्राम ऑफ मेटल। तब आपको मेटल का मास है 1.25। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड आपको पूरा दे रखा है उसमें 6.25। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि मेटल डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मतलब मेटल का जो भी मास होगा वो। ठीक है, और इधर हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, मेटल ऑक्साइड का आपको पूरा 6.25 है, उसमें से 1.25 में निकाल दूँ तो बचेगा कौन, ऑक्सीजन का ही बचेगा, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, तो 8 होता है। अभी हमको फाइंड क्या करना है उसमें, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, ये तो आपको दे रखा है कितना 1.25, इक्विवेलेंट वेट मतलब ई मान लेता हूँ, 6.25 में से 1.25 चला जाएगा तो बचेगी ओनली 5, डिवाइडेड बाय 8 करो, तो ई को सामने की साइड जाने देते हैं तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 0.25, तो आप पूरा आंसर करोगे तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आता है 2। देख लो, एटॉमिक वेट इज ऑफ मेटल इज 2, नो, इक्विवेलेंट वेट इज मेटल, नो, एटॉमिक वेट नो, आंसर हुआ डी। क्लियर।
क्वेश्चन के भी आपको दे दी है, सभी ने जो करवाए वैसे ही है। नेक्स्ट चले जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास, तो ऐसी कुछ ऐसी रिएक्शन होती थी, कैल्शियम कार्बोनेट का आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते थे तो CaO प्लस CO2 बनता है। ऐसे तो याद होनी चाहिए। 90% प्योर है और उसके वेन मतलब 10 ग्राम ऑफ CaCO, ये 10 ग्राम, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 10 ग्राम के हम 19% निकाल दे तो कितने हो जाएंगे, 9 ग्राम हो गए, ठीक है। 9 ग्राम हो गए, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट कितना होता है, 100 होता है। 9/100 करें तो कितने हो जाएंगे, 0.09 मोल हुए, ठीक है। ये 0.09 मोल, तो स्टोक्योमेट्री यूज़ करते हैं 1 से 1, तो ये भी कितने हो जाएंगे, CO2 के बारे में पूछा है आपको। देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 कलेक्ट करना है, टू का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.09 मोल। तो आपको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला था, याद करो, V/22.4, 0.09 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 22.4। तो V से आप फॉर्मूला यूज़ करो तो 0.09 इंटू 22.4, आंसर हो जाएगा 2.016 लीटर्स। क्लियर। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। 0.09 इंटू 22.4, हाँ तो 2.016 करेक्ट, कंप्लीट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अप्लाइड टू आइसो, सॉरी, आपको इनकरेक्ट फाइन करना है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अप्लाइड टू आइसोलेटेड एटम्स, मतलब कि आप दरेक के लिए आइसोलेटेड नहीं कर सकते एटम, सभी का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट। और हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटलीस्ट टू नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटलीस्ट टू नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ तो दो, कम से कम आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो होनी ही चाहिए, तभी ये हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन सी में क्या है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज मोर देन द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल दैट द पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। देखो उन्होंने क्या बोला, मोर देन नहीं होते, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में उसके जैसे ही लाइक ऑर्बिटल होनी चाहिए, उसके जैसे इतनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शायद तक ये रखो, अभी ऑप्शन डी पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी, तो हाइब्रिडाइजेशन करोगे, ओवरलैपिंग करोगे, ठीक है, तो दोनों ऑर्बिट के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो एनर्जी की तो ज़रूरत रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा, बी भी सही है, क्योंकि आपको एटलीस्ट टू इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक बीच में होगा ही हाइब्रिडाइजेशन, और आप दोनों आइसोलेटेड एटम्स के बीच में तो नहीं कर पाओगे ना अप्लाइड, ठीक है। तो बचा हुआ आप सी में गलत क्यों हुआ कि मोर देन नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक नंबर, नहीं, जो प्योर एटॉमिक नंबर होते हैं उसकी जितनी ही ऑर्बिट में ओवरलैपिंग करवानी हो, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड 7 आर नॉट, 7 नहीं आएगा, ये 7 गलत है, 7 निकालो, आर नॉट इक्वल बॉन्ड लेंथ। इसमें सारी PCl3 है तो उसमें बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, Na3 में भी सेम रहेगी, XCF4 वो तो स्क्वायर प्लानर है तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और SF4 में क्या होता है, दो जो क्लोरीन होते हैं एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। और एक्सिस और दोनों के बीच में लॉन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहेगी, इसलिए आंसर रहेगा आपका बी, ठीक है। 43, एस और पी, सॉरी एस एंड पी ओवरलैपिंग विल बी ऑब्जर्व इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2। हाइड्रोजन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1s, तो 1s के बीच में होगा इधर, HCl में 1s और P के बीच में होगा, मतलब SP हुआ, ठीक है। इसको साइड में रखो। Cl2 में क्या होगा, 2p 2p ऑर्बिटल में होगा,
F2 में भी क्या होगा, 2p ऑर्बिटल में होगा, तो बचा हुआ HCl ही हुआ ना हमारा। आपको पूछा क्या है, एस और पी का ओवरलैपिंग किसमें पॉसिबल हो रहा है, ओनली HCl ही आंसर रहेगा, ठीक है। शेप ऑफ कंपाउंड हैविंग 3 सिग्मा एंड 2 लॉन पेयर, तो 3 सिग्मा मतलब ऐसा कुछ होगा फॉर्मूला, AB3 और 2 लॉन पेयर, तो A, ये B, एक B इधर, एक B इधर, और 2 लॉन पेयर है आपके पास, हो गया। तो ये तो कौन सा आंसर बन रहा है, देखो टी शेप, हो गया। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपाउंड एंड देयर शेप आर करेक्ट, देयर आर करेक्ट। CO2 लीनियर होता है, यस, CO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगा। ClF3 हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 835, ठीक है। तो sp3, तो उसमें भी टी शेप, 2 लॉन पेयर हो गए, ये वाला ही टी शेप ही होगा। ICl4 माइनस स्क्वायर प्लानर, ठीक है, ऐसे कुछ, ये भी सही है क्योंकि उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक sp3 आ रहा है और स्क्वायर प्लानर है, ठीक है, DS। तो ऑल ऑफ दिस शेप आर करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। देखो, विच पार्ट हैज सेम बॉन्ड एंगल, BF3 और BCl3, BF3 एंड BCl3, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो उनके बॉन्ड एंगल भी कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री, और दोनों के पास लॉन पेयर कैसे है, 0 है, मतलब बॉन्ड एंगल इक्वल ही रहेंगे। अभी आपके पास PO4-3 है और SO3 है, ठीक है। PO4 तो कितना आएगा, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2, sp3, ठीक है, लॉन पेयर 0, क्योंकि 4 - 4 करोगे तो 0 आएगा। SO3 के बारे में बात करते हैं, तो SO3 में कितने आएंगे, 6, मतलब 2 3, sp2 हो जाएगा आपका 120 डिग्री और ये हो जाएगा 109 डिग्री, बॉन्ड एंगल दोनों डिफरेंट है, सेम पूछा है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। BF3 और PF3 है, तो BF3 का 120 डिग्री आता है और PF3 में आपका हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके 109 डिग्री 28, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। बाद में NH3 और NO2 प्लस, NH3 में कितना होगा, क्योंकि भाई NH3 में होता है एक लॉन पेयर, तो लॉन पेयर की वजह से sp3 तो है, और उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, ठीक है। और NO2 प्लस के बारे में पूछे तो नाइट्रोजन में 5 4 2, तो लीनियर हो गया, मतलब sp, तो 180 डिग्री। तो देखो ऑप्शन किस सेम आ रहा है, BF3 और BCl3 आप फाइंड कर सकते हो। BF3 में भी, BF3 में बोरॉन 3 ही हो रहा है, और BCl3 में वही सेम कंडीशन था, sp2 हो रहा है, तो दोनों के 120 डिग्री इक्वल आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, BF3 और BCl3, क्लियर। ये देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज H2O लेस देन OF2 लेस देन OCl2। आपको पता है ये जो आपके पास H2O है, तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है, और 2 लॉन पेयर की वजह से उसका जो बोलते हैं कि 2 लॉन पेयर की वजह से रिपल्सन होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन में क्या होता है कि OCl2 आपको कंपाउंड गिवन है, तो उसमें लॉन पेयर कितने होगा, 1 ही होगा, तो उसका एंगल हो जाएगा सॉरी 109 डिग्री होगा OCl2 में, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5, ठीक है, और मिनट। और OF2 में बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, कम होगा, क्योंकि उसमें लॉन पेयर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से का बॉन्ड एंगल आ रहा है 103, OF2 में कम आएगा, बाद में OH2 और फिर OCl2, ऐसा कोई आंसर हो तो ये आपका आंसर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा OCl2 में होगा, फिर OH2 में होगा, और फिर OF2 में होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा सी, चेन्नई। इन विच ऑफ द
फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, पहले जगह करते हैं थोड़ी। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज द एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। ए है, सभी का फाइंड करते हैं, ठीक है, C2 प्लस से C2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है 2, ठीक है। ऑप्शन बी, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा, देख लो इलेक्ट्रॉन गिन लो, वो पैरामैग्नेटिक में से डायमैग्नेटिक बनेगा, ठीक है। फिर NO प्लस है और NO है, तो NO प्लस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा, और इधर कितना आएगा 2.5। ये तो कम हो रहा है, आपको क्या बोला है बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी, O2 में से O2 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या बोला है N2 से N2 प्लस, तो N2 में कितना आएगा 3, 3 में से ये कितना हो रहा है 2.5, तो ये भी गलत। ठीक है हुआ, ये तो एकदम ईजी था ये। चलो 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कोवेलेंट नेचर। हाईएस्ट कोवेलेंट नेचर में क्या होता है, कोवेलेंट जो नेचर होता है, ये फजान रूल्स में क्वेश्चन है आपका। तो डायरेक्टली आप, इधर सभी कंपाउंड डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, कोवेलेंट जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाई चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। आपके पास हाई चार्ज होगा, वो कोवेलेंट नेचर हाईएस्ट। तो NaCl में उसका चार्ज कितना है +1 है, ठीक है, इधर +1 है, इधर +2, इधर +4 है, और इधर कितना है फिर से +1 ही है। तो देख लो ना, SnCl4 की वजह में उसमें चार्ज ज़्यादा है, तो आंसर वही हुआ ना, SnCl4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन पोलर, मतलब आपको पोलर पूछा है, तो जो पोलर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। XCF4 के स्ट्रक्चर दोगे तो कितना ऐसा कुछ होगा, XCF, इधर भी F और इधर भी F, दोनों साइड वेक्टर कैंसल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये तो पोलर ही नहीं रहेगा, ठीक है। BCl3 के बारे में बात करते हैं, तो BCl3 में कैसा होता है, ये B है, इधर Cl, ये दोनों Cl, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इधर से दोनों का वेक्टर रिजल्टिंग करेंगे, तो रिजल्टिंग में कितना आएगा, एक ही आएगा, और ये Cl दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएंगे, मतलब कि ये भी म्यू इज इक्वल टू, मतलब आपका पोलरिटी 0 हो जाएगी। बचा हुआ आपका SF4, पहले बात करते हैं I3 माइनस, I2 माइनस, ऐसे बात कर देते हैं, तो इसमें भी लीनियर पेयरिंग आएगी, तो ये तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो ये भी म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। बचा आपका SF4, तो पता है दोनों एक्सिस की एंगल पे मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, तो SF4 आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म, ठीक है।